चलिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है देश की शान बन चुकी मेट्रो की साख में लगा बट्टा। दिल्ली के ट्रायल रन के दौरान दिल्ली मेट्रो हादसे का शिकार हो गई है। जी हां, ड्राइवरलेस मेट्रो का इंजन कालिंदी कुंज डिपो की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल गया। गनीमत ये रही कि दीवार तोड़ने के बाद ये रुक गई और इसमें कोई सवार नहीं था। ये ट्रायल रन था मजेंटा लाइन का। कालिंदी कुंज डिपो में यह हादसा हुआ है। मेट्रो ने जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। मेट्रो की तरफ से सफाई भी आ गई है, लेकिन सवाल मेट्रो की साख का है। उद्घाटन से पहले ही मेट्रो की टक्कर, हादसे से उठे ड्राइवरलेस मेट्रो की सुरक्षा पर सवाल। हादसे की इन तस्वीरों से हर कोई हैरान रह गया। मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को जिस ड्राइवरलेस मेट्रो के दौड़ने का बेसब्री से इंतजार था, वो उद्घाटन से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। मैं अभी कालिंदी कुंज मेट्रो डिपो पे मौजूद हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि वही मेट्रो है जो कि बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकल गई। तकनीकी कारणों की वजह से ये मेट्रो बाउंड्री को तोड़कर ये पहली अपने आप की ऐसी पहली मेट्रो है जो कि ड्राइवरलेस है। 13 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो रूट में कुल 9 स्टेशन हैं, जबकि पूरी मेजेंटा लाइन करीब 36 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 25 मेट्रो स्टेशन होंगे। ये पहली ऐसी मेट्रो लाइन होगी जिस पर ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ेगी, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक मोड पर चलेगी। मेट्रो की इस लाइन से नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उद्घाटन के काउंटडाउन के बीच ही ट्रायल के दौरान यह हादसा हो गया, जो अपने आप में मेट्रो की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। मेट्रो के मुताबिक वर्कशॉप से ट्रायल ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को बिना जांचे रवाना किया गया था, जिसकी वजह से वॉशिंग के लिए रैंप पर चढ़ने के दौरान ट्रेन पीछे आने लगी और पास की बाउंड्री वॉल से टकरा गई। मेट्रो चाहे कितनी भी दलीलें दे, यह हादसा चौंकाने वाला है। मेट्रो की साख पर भी सवाल खड़े करता है। दिल्ली से सरगम पंत के साथ टीम न्यूज नेशन। तो 25 तारीख को क्रिसमस के तोहफे के तौर पर दिल्ली वालों को ये मेट्रो मिलने वाली थी। दिल्ली फरीदाबाद के लोगों को इससे काफी लाभ होने वाला था। उम्मीद है कि ये इनॉग्रेशन जस का तस रहेगा और दिल्ली वालों को राहत जरूर मिलेगी। मेट्रो इस मामले की जांच कर गंभीर जो भी फैसले लेने होंगे वो लेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी के गढ़ गुजरात की, जिसमें जीत का सिक्सर लगा। भले ही टारगेट से बीजेपी चूकी, लेकिन अब जाहिर सी बात है सत्ता मिली है तो सत्ता का ताज भी होगा और सीएम पद को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इस रेस में फिलहाल 3 नामों पर अटकलों का दौर तेज है। मौजूदा सीएम विजय रूपाणी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रेस में है। केंद्र में राज्य मंत्री मनसुख मांडविया का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। हालांकि गुजरात में विधायक दल की बैठक होने वाली है और गुजरात का नया कप्तान कौन होगा, ये तस्वीर उसके बाद ही साफ हो जाएगी। और जीत की राह में कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी के बदले हुए अवतार ने पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता तो मिली लेकिन सीटें घट गई। अपने ही गढ़ में बीजेपी को बेहद कम मार्जिन से जीत हासिल हुई। जल, थल और नभ से शक्ति प्रदर्शन कर रहे पीएम मोदी ने गुजरात में बीजेपी का परचम तो लहरा दिया, लेकिन अब अटकलों का दौर गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा इसको लेकर है। लेकिन क्या मौजूदा सीएम विजय रूपाणी नई पारी का आगाज कर पाएंगे? फिलहाल ये तस्वीर साफ नहीं है। पार्टी में सब लोग साथ बैठकर तय करेंगे और जो तय पार्टी करेगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो रही विजय रूपाणी की दलील, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम के रेस में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे है। गुजरात की बहू और गुजराती भाषा की जानकार होने के साथ स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री की करीबी नेताओं में से एक हैं। ऐसे में ये अटकलें तेज हैं। वहीं एक और नाम पर अटकलों का बाजार गर्म है। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया पाटीदार होने के साथ साथ किसान और जमीन से जुड़े नेताओं में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री बदला जाएगा, उस पर कोई विचार होगा? आपका नाम भी आ रहा है। वो विषय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली तय करेंगे, मेरा विषय नहीं है। फिलहाल गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर गांधीनगर से दिल्ली तक हलचल तेज है। बीजेपी जीत भले ही गई हो, लेकिन हर कोई जानता है कि जीत का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अब पीएम मोदी गुजरात में एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे हैं जो उनकी परछाई हो। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। तो 2019 की जंग के लिए मजबूत मैदान कौन देने वाला है? ऐसा कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री और अमित शाह की पसंद भी बने और जनता की भी पसंद बने? इस रेस में जो 3 नाम आगे चल रहे हैं, उनके पक्ष और विपक्ष में क्या बातें जाती हैं, ये हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। गुजरात के मौजूदा सीएम विजय रूपाणी नई पारी का आगाज करेंगे या फिर नया चेहरा गुजरात की कमान संभालेगा? इसमें पक्ष में क्या है? पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, खासतौर से अमित शाह के काफी करीबी हैं। साफ सुथरी छवि है, ये उनके हक में जाता है। 1971 में संगठन से जुड़े हैं। गुजरात में काम करने का एक बड़ा अनुभव है। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल है, लेकिन इनकी जो कमजोर कड़ी है, जो सीटें कम आई हैं,
वो एक बड़ी दिक्कत है कि जो सीटें जो हैं वो कम आई हैं, उससे कहीं ना कहीं इनकी छवि प्रभावित हुई है। पाटीदार आंदोलन जो है वो बहुत अच्छा तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, औसत प्रदर्शन रहा है, कनेक्ट व्यापारियों से उतना नहीं रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो सत्ता विरोधी आवाज़ें आई हैं, ये कहीं ना कहीं इनका जो लोगों से पब्लिक डीलिंग है वो अच्छी नहीं रही है। ये भी एक आवाज़ उठी है जो इनके हक में नहीं जाती है। दूसरा नाम जो सीएम पद की दौड़ में सूत्रों के हवाले से आगे चल रहा है वो है स्मृति ईरानी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में से एक हैं, गुजरात की बहू के तौर पर अपने आप को हमेशा पेश करती रही हैं, राज्यसभा में भी गुजरात से ही नुमाइंदगी करती हैं। मोदी की तरह ही एक कुशल ओरेटर हैं, अपनी मेहनतकश अप्रोच के लिए जानी जाती हैं, बेहद मेहनती हैं और साथ ही पब्लिक डीलिंग में भी काफ़ी महारत इनको हासिल है और साथ ही गुजरात के चुनाव में रणनीतिकार भी रही हैं। ये भी इनके हक में बात जाती है। कमज़ोर पक्ष ये है कि अमेठी में राहुल से इन्हें शिकस्त मिली थी, तो एक ऐसा चेहरा, हालांकि राहुल के बराबर की जिस तरह से उन्होंने अपनी ताजपोशी हुई, तो कांग्रेस अमेठी को भुनाएगी कि वहाँ पर छोड़कर ये गुजरात भाग खड़ी हुई हैं। गुजरात में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। अब अगला नाम जो इस रेस में आगे चल रहा है वो है मनसुख मांडविया का। पीएम मोदी की गुड बुक में शामिल हैं, अभी मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में कामकाज की रिपोर्ट कार्ड भी अच्छी है, क्लीन छवि है और स्वराष्ट्र और कच्छ रीजन जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बीजेपी को, वहां से आते हैं, तो एक भरपाई के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। हार्दिक पटेल की जो घेरेबंदी करने में बीजेपी कामयाब हो पाई, उसमें भी अहम भूमिका जो है वो मनसुख मांडविया की रही है। लेकिन इनका कमजोर पक्ष क्या है वो भी आपको बता देते हैं। गुजरात में काम करने का इनका अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली में ही इन्होंने अपना ज्यादा वक्त बिताया है, तो मास लीडर इनको नहीं कहा जा सकता है। और गुजरात में कांग्रेस के कमबैक के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी बहुत मेहनत की है। हालांकि वो कह रहे हैं भले ही हार न हुई हो, लेकिन बीजेपी को उन्होंने कांटेदार मुकाबला देकर वो संतुष्ट हैं। उनसे बात की मेरे सहयोगी पूरा पटेल ने। गुजरात चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 99 पर अटक गई है। हालांकि उन्होंने सरकार भले ही बना ली हो। हमारे साथ आंदोलन के बड़े नेता हार्दिक पटेल है, उनसे बात करते हैं। हार्दिक, ये बताइए कि आपको लगता है कि पाटीदारों ने पावर दिखाया या नहीं? बिल्कुल, गांव के एरिया में जहां पर लोगों अभी विकास से वंचित है, मतलब जिनको आरक्षण की काफ़ी ज़रूरत है, अभी किसान परेशान, उन लोगों ने तो पावर दिखाया है। शहर के कुछ इलाकों में ये मामला रहा है, लेकिन वोटों का जो अंतर है, मतलब हार जीत का, वो काफ़ी कम हुआ है। पहले 50,000 से हार जीत होती थी, अब वो 5,000 या 2,000 या 3,000 तक पहुंचा है। आप ये बताइए, कांग्रेस के परफॉर्मेंस को किस तरह से देखती है? आपको लगता है कि आप तीनों की वजह से, हालांकि जिग्नेश और अल्पेश तो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आप तीनों की वजह से ये बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहा? देखो, वो पॉलिटिशियन और मैं आंदोलनकारी हूँ। मेरी जिम्मेवारी तो लोगों को जन जागृति के अभियान पर ले जाना है। बिल्कुल, हार्दिक पटेल का साफ कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा और वो आरक्षण को लेकर अपनी लड़ाई गुजरात में जारी ही रखेंगे। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। चलिए, तो सब चुनावी नतीजों का अपने अपने स्तर से विश्लेषण कर रहे हैं। कांग्रेस को हार में अपनी जीत नजर आ रही है। आज संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से आखिरकार मुखातिब हुए, एक दिन बाद ही सही, लेकिन मुखातिब हुए। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर वार किया। जाहिर सी बात है कि एक अच्छी फाइट देने में वो कामयाब हुए, तो एक नई ऊर्जा, एक नया जोश उनकी बयानों में भी नजर आ रही थी। 3-4 महीने का हमने सॉलिड काम किया, सिर्फ मैंने नहीं, AICC के लोगों ने, गुजरात की टीम ने, और रिजल्ट आपने देखा है। बीजेपी को जबरदस्त झटका पड़ा है और गुजरात में पड़ा है। मुझे वहां पता लगा कि जो मोदी जी का मॉडल है, एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते ही नहीं है। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है, और जो हमने कैंपेन लड़ा उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो वाकई के राहुल के पास खुश होने का मौका है कि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी एक बार फिर पाटीदारों का साथ होने के बाद भी, दलित आंदोलनकारियों का साथ होने के बाद भी अगर आप चूक गए सरकार बनाने से, तो क्या वाकई में खुश होने का मौका है? दरअसल राहुल हार में भी उम्मीद क्यों तलाश रहे हैं, उसकी वजह ये आंकड़े हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। राहुल ने 37 नई सीटें कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब रहे। कच्छ सौराष्ट्र जो बीजेपी का गढ़ रहा था, वहां पर 18 सीटें
जो हैं कांग्रेस के खाते में गई हैं। नॉर्थ गुजरात में 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। सेंट्रल गुजरात में हालांकि संतोषजनक परफॉर्मेंस नहीं रहा है, 5 सीटें रही हैं। साउथ गुजरात में 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। हालांकि जीतों का अंतर जो है बहुत कम रहा है कई सीटों पर, जिसकी वजह से यहां पर कम अंतर से जिन सीटों पर हार हुई है, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि कई जगह पर हार का अंतर जो है 327 से 4000 वोटों तक रहा है। तो 327 से 4000 वोट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो ऐसे में ऐसी कई सीटें हैं जहां कम अंतर से हार हुई है और उसी में राहुल अपने लिए उम्मीद तलाश रहे हैं। नॉर्थ गुजरात की 6 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से आप जीते हैं। हार का अंतर 327 से 4000 रहा। सेंट्रल गुजरात की 6 सीटों पर आप बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। हार का अंतर 258 से 3000 वोटों तक रहा। तो ये बहुत क्लोज फाइट आपने कई जगहों पर दी है, जिसमें कांग्रेस को अपने लिए उम्मीद नजर आ रही है। चलिए, तो मौका एक बड़ा ही चर्चित कैंपेन हुआ था भारत और पाकिस्तान के मैचेस को लेकर। उसी को भुनाया है, उसी को रिहाश करके तंज कसा है राहुल गांधी पर कि एक बार फिर से सत्ता से दूर हो गए और मौका नहीं मिला जश्न मनाने का। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में चुनाव नतीजों के साथ ही चुनावी शोर तो थम गया, लेकिन संग्राम अभी जारी है चुनाव प्रचार में कही गई बातों को लेकर, और उस बयानबाजी की गूंज आज सदन के भीतर भी सुनाई गई। किस तरह से पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहा है विपक्ष, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अरशद रफीक पाकिस्तानના પૂર્વ આર્મી ડાયરેક્ટર જનરલ અરશદ રફીક એએમકે કે ગુજરાતમાં અહેમદ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में पाकिस्तानी साजिश का बयान दिया तो उस पर सियासत उबल पड़ी। इतना ही नहीं, पीएम ने अपने बयान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम भी घसीटा। चुनाव खत्म होने के बाद इस बयान की गूंज संसद में सुनाई दी। इस मुद्दे पर आज संसद में संग्राम नजर आया। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस और विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा किया। तानाशाही नहीं चलेगी और पीएम मोदी माफी मांगे जैसे नारों के साथ कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे को उठाया तो इस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने ऐतराज जताया। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में स्मॉग दूर करने के लिए अब केजरीवाल सरकार नींद से फिर से जागती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रेडिक्शन है कि एक बार फिर से स्मॉग जो है दिल्ली की सांस घोटने के लिए तैयार खड़ा है और एंटी स्मॉग गन का अब इस्तेमाल किया जाएगा। जानलेवा स्मॉग से लड़ने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एंटी स्मॉग गन लेकर आई है। उसका ट्रायल हुआ है। इस तरह की मशीन का इस्तेमाल चीन में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया जा चुका है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन की मौजूदगी में इस गन को टेस्ट किया गया। लेकिन सवाल ये है कि भाई आप कहां ये गन लगाएंगे? इतनी देर से आपको याद आया इस गन को खरीदना? क्या ये किफायती होगी दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण से निपटने के लिए और क्या ये लॉन्ग टर्म इंतजाम है?